चाहूँगा डॉक्टर अरसलान यूनुस, FCPS कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सेटअप में हमारे साथ यहाँ पे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जो कि एक माहिर डॉक्टर है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बल्कि इनके लिए ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये ओवरऑल मेडिसिन फील्ड में बेताज हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर अरसलान यूनुस टू कम अप ऑन द स्टेज एंड डिस्क्राइब ECG। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, पहले ही आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबको हम वेलकम करते हैं मॉडर्न हॉस्पिटल में और बॉर्डर यूनिवर्सिटी में। इतने अच्छे मौसम में आप सब ECG सीखने आए, तो मौसम तो ऐसा होगा तो सीधे जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों का शौक देखते हुए कि चलिए आप ECG सीखना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ECG की बहुत सारी, पहले भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वर्कशॉप्स में भी, यूट्यूब का दौर है, ChatGPT, हर जगह वीडियोस हैं ECG की, लेकिन एक समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आती? आज आप लोग क्या ऐसा एक एम लेकर आए कि आज ECG की वर्कशॉप में हम जा रहे हैं तो सीख के जाएंगे, तो सोचा है? तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो डॉक्टर ECG पढ़ा रहा होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, और वो उस लेवल पे नहीं आ पाता कि आम एक नॉर्मल पर्सन है, उसको तो नहीं पता कुछ भी ECG के बारे में, उसके हार्ट की एनाटॉमी के बारे में नहीं पता, उसे हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता। वो है तो उसको लगता है कि सब लोगों को ECG समझ में आ रही है, वो अपने रिदम में पूरी प्रेजेंटेशन टक सारी बनाता है, उसमें से 10-20% लोग रेस्ट कर पाते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। तो आज जो हमने ऑडियंस है वो मिक्स ऑडियंस है, उसमें कुछ कंसल्टेंट भी हैं, कुछ हमारे स्टाफ भी हैं और एक नॉर्मल पॉपुलेशन। आज में प्रेजेंटेशन में मेन फोकस ये रखेंगे कि बिल्कुल एक जो नॉर्मल ले टर्म होता है, जिसमें बिल्कुल आम उर्दू ज़बान होता है, उसमें हम आपको मैसेज कन्वे कर सकेंगे किस तरह आप एक पेशेंट की ECG देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या अबनॉर्मलिटी है। बेसिकली जो स्टाफ होते हैं, जो RNO, जो ड्यूटी पे होते हैं, उनका सिर्फ मेन काम होता है कि कोई हाई रिस्क चीज़ तो नहीं ECG में, क्या ये नॉर्मल ECG है। मेरे पास अक्सर OPD में पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब नीचे याद में आया हमने कहा नॉर्मल है, ECG लेकर आते हैं, ऊपर देखता हूँ तो उसमें बड़ा हार्ट अटैक होता है। क्या ये आपने ठीक किया कि आपने उसको पेशेंट में याद में लेके ECG करा के आपने मेरे पास OPD में भेज दिया? लाइफ थ्रेटनिंग है। अभी तो आजकल काफ़ी वीडियोस आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे, ये जो है खड़े डेथ हो गई, MI हो गया। हार्ट का पेशेंट, जितने भी आप हार्ट के पेशेंट देखेंगे उनमें एक चीज़ कॉमन है, सब जितने भी हार्ट के पेशेंट आते हैं ना हार्ट अटैक में, डॉक्टर साहब 5 मिनट पहले तो मैं अपनी ड्यूटी पे था, 5 मिनट पहले डॉक्टर साहब ने अपनी जॉब पे था, 5 मिनट मुझे डॉक्टर साहब कभी भी कुछ बोलेंगे तो मैं अस्पताल भेजेंगे। हार्ट की डिजीज MI एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो उसके लिए जो हमारी WHO ने जो डेटा दिया है, सन 2030 तक 22 मिलियन पीपल हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी। क्या हम उनमें तो शामिल नहीं है? पहले तो अपने आप पर कर देते हैं, तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आते हैं, फिर आपके पेशेंट्स। किस तरह हम अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं कि उनको हार्ट अटैक ना हो, और उसके बाद में क्या करते हैं? ठीक है, तो आज की ECG का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ECG के सेशन में मैंने प्लान किया है कि हर चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे। आखिर में प्रैक्टिकली तौर पे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली देखना है कि जो आपने चीज़ सीखी है उसको बार बार आपकी आँख देखेंगी तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा गोल क्या है? देखिए, ECG में सिर्फ आप हार्ट की डिजीज को नहीं देखते ना कि हार्ट में कोई हार्ट अटैक देखते हैं, हार्ट की डिजीज के साथ साथ आप इसके देखते हैं कि दिल की धड़कन बेतरतीब हुई है, क्या दिल का साइज तो बड़ा नहीं हो गया है। हम ECG के जरिए इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, किसी का कैल्शियम है, किसी का कैल्शियम कम है, किसी को कोई लंग की पैथोलॉजी तो नहीं है। ECG से एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट जिसको अच्छी ECG आती है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको देख के वो हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है। इवन ये कि किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो वो भी आप ECG देख के बता सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो आज की ECG जो हमारा सेशन है उसमें हम ECG को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और उसको किस तरीके से आपने क्लिनिकली एप्लीकेट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ECG, व्हाट इज ECG?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। हार्ट की आपने बहुत सी जगहों इसमें कोई तस्वीर देखी होगी जो कार्ड के ऊपर होती है, दिल बना हुआ होता है, उसमें लिक्विड तीर लगा होता है, ठीक है। हार्ट का इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। हार्ट का स्ट्रक्चर आज हम आपको दिखाएंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर होता है किस तरह काम करता है। तो ईसीजी क्या करती है कि जो हार्ट के आपके 4 चैम्बर्स होते हैं वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं डीपोलराइजेशन, और उनकी मसल्स का रिलैक्स होना जिसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, ये पूरी जो एक्टिविटी हो रही होती है इसमें पूरा एक पावर हाउस होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है। तो अगर वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में और उसके रिलैक्सेशन में कहीं पे भी अबनॉर्मलिटी आएगी तो हम उसको ईसीजी के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम आज ईसीजी की क्लास में क्या क्या सीखेंगे? एरिथमियास। एरिथमियास का क्या मतलब है? एक तो होता है दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, धड़कन तेज होगी, लेकिन वो अब नॉर्मल नहीं होगी, उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब नॉर्मल धड़कन का होना उसे हम एक मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एरिथमियास, कि आपकी धड़कन तेज तो हुई है लेकिन वो नॉर्मल तेज नहीं हुई, वो अब नॉर्मल तेज हुई है, जिसे हम कहते हैं एरिथमिया, ठीक है। मायोकार्डियल इस्कीमिया इंफार्क्शन आम टर्म में हम जिसको कहते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, छोटा हार्ट अटैक हुआ है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब है कि दिल के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसकी सोजिश का हो जाना, मतलब इन्फ्लेमेशन का हो जाना, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। फिर दिल के हिस्सों का बड़ा हो जाना, इसको हम कहते हैं चैम्बर हाइपरट्रॉफी। दिल की जो धड़कन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलीज हो रही है उसमें बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स का शोर होता है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो क्या उनकी अबनॉर्मलिटी भी हम पता कर सकते हैं? मेरे पास अक्सर पीसीजी आती है, डॉक्टर साहब पीसीजी खराब कर रही है, मैं कहता हूँ उसका पेशेंट का ना किडनी का इशू होगा, तो वहाँ से डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ सर ये पेशेंट है, इसका आपको कैसे पता? तो मेरे लोग इसी वर्कशॉप में हो गया, ठीक है। तो और सेकेंडली के हार्ट ब्लॉक, कि हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब है कि दिल की 4 हिस्से, पहले ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर नीचे का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिदम में चल रहा होता है। हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब है कि उनका रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। ये सारी डिटेल हम और भी चीज़ आज की ईसीजी में हम वर्कशॉप में सीखेंगे, ठीक है। ये हार्ट को किस तरीके से होता है, ठीक है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, कि थोड़ी सी मैंने डायग्राम डाली जिसको हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, जस्ट गो थ्रू करते हैं छोटा सा आपको एक ब्रीफ कि हाँ कुछ लोगों को नहीं आइडिया कि हार्ट का किस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरह फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको इसीलिए समझने में आसानी है। जैसे मैंने बताया किसी के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ये राइट एट्रियम, दिल का सीधी तरफ का ऊपर के हिस्से को कहते हैं राइट एट्रियम, और दिल के ऊपर के लेफ्ट साइड के जो कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो आसान समझने की जो ऊपर का हिस्सा है दिल का उनको हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम सेरेमनी एट्रियम, ठीक है। और नीचे के हिस्से को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। राइट साइड के वेंट्रिकल्स को कहते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 हमारे दिल के होते हैं जो फंक्शन में हमारे काम कर रहे होते हैं। अब इन्हें काम किस तरह कर रहे होते हैं? नॉर्मली जो हमारा ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम के अंदर, पूरी बॉडी का ब्लड जो कहाँ रिसीव होता है हमारे राइट एट्रियम, किसके जरिए? सुपीरियर वेना कावा के जरिए ऊपर के हिस्से का, और नीचे के हिस्से का ब्लड सारा इंफीरियर वेना कावा। ये दो जो होती हैं ये मेन वेन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है। देन वो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। इन दोनों के दरमियान एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एक दरवाजा होता है जो उसको रिदम को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है, लंग्स में उसमें ऑक्सीजनेटेड होती है, और ब्लड फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जरिए एओर्टा, एओर्टा जो सबसे बड़ी हमारी दिल की शरीयान होती है, एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में पंप होता है। ये छोटा सा एक मैंने आपको कार्डियक साइकिल बताई किस तरह काम किया। ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर वो लंग में गया, लंग के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए एओर्टा में गया, और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट। ये एक नॉर्मल हमारी कार्डियक फिजियोलॉजी, हमारी कार्डियक साइकिल चलती है। अच्छा, उसमें जो हमारे हार्ट होता है उसकी 3 लेयर्स की जो मसल उसके होते हैं बाकायदा 3 लेयर्स में होती है। जो बाहर की लेयर्स होती है उसे कहते हैं एपिकार्डियम, आउटर लेयर, आल्सो कॉल्ड द विस्टल लेयर,
जो बीच की लेयर होती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम, मिडिल लेयर कंपोज ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू गिव पंपिंग पावर, और एंडोकार्डियम इनर लेयर लाइंस द हार्ट चैम्बर एंड द रब्स। जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं 3 लेयर्स में शामिल है। बाहर वाली कौन सी है? एपिकार्डियम, फिर अंदर वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर एंडोकार्डियम, ठीक है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ये हमारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ये देखें तो ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे एक जनरेटर लगा होता है जिसे हम कहते हैं क्या? SA नोड, ठीक है। यहाँ पे से इलेक्ट्रिक वाले ना हमारे वो बिजली हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से हार्ट के मसल्स को ये SA नोड होता है जो बिजली प्रोवाइड करता है। इसे हम कहते हैं मेन पावर हाउस हार्ट का। ये यहाँ से बिजली हमें देता है AB नोड को, ये सेकंड होता है। ब्लड कहाँ से करंट आया? यहाँ से यहाँ आया, और फिर AB नोड जो है वो नीचे प्रत्यंकी फाइबर्स को करंट सप्लाई कर रहा होता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि देखो पहले ऊपर करंट आया तो पहले ऊपर का हिस्सा पंप हुआ, उसने ब्लड सारा कहाँ पंप किया? वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो आगे ब्लड पंप करते हैं, उस टाइम पे एओर्टा डायलेट हो रहा होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म ही चल रहा होता है जो कि अभी दोबारा ऐसे नोड क्या होता है? डोमिनेंट पेसमेकर विद द इंटेंसिटी रेट ऑफ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो ऐसे नोड जो मेन हमारा पावर हाउस होता है वो हार्ट रेट को 60 to 100 के बीच में रेगुलेट करते रहता है। जो सेकंड वो रिसीव कर रहा होता है करंट वो AB नोड होता है, उसका रेट थोड़ा और कम होता है, और जो फिर वेंट्रिकल सेल्स होते हैं उनका रेट और कम होता है 20 to 45। ये हमें पूरा इसकी स्ट्रक्चर आपको होता है। ऐसे नोड फिर AB नोड, ऐसे नोड फिर AB नोड, ठीक है। अब इसको हमने एक एल्गोरिथम की फॉर्म में एक डायग्राम की फॉर्म में बताया है कि देखो जिस से करंट आता जा रहा है ना, तो देखो नोट करो कि ये हमारी ECG फॉर्म हो रही नीचे, अगर आपको नजर आ रही है देखो इसको कंपेयर करो, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो T वेव बनेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो T वेव बनेगी। इस तरीके से पूरा होता है। अभी क्या सारी लीड्स होती हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ करंट आया, ये करंट गया नीचे AB नोड, जब ये ऊपर से आ रहा था तो हमारा पहला डिफ्लेक्शन बना यहाँ, उसके बाद फिर ये AB नोड से जब प्रत्यंकी फाइबर की तरफ आया तो ये दूसरा डिफ्लेक्शन बना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जब ये रिलीज होने लगा तो तीसरा कॉम्प्लेक्शन बना एक। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरी चीज़ की स्टोरी, ठीक है। अब हार्ट में थोड़ा सा एनाटॉमी के हवाले से थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कितनी आर्टरीज होती हैं। सबको पता है कि 3 मेन आर्टरीज होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट को, और एक होती है हमारी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इनका फायदा क्या है पता होने का? कौन कौन सी आर्टरी है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इनका फायदा क्या पता होने का कि आपको जब आप ECG देखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा हार्ट अटैक हुआ है। आया आपको इंटीरियर वॉल MI हुआ है, पोस्टीरियर वॉल MI हुआ है, इंटीरियर वॉल MI हुआ है, तो इसी देख के आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई अब हमें किस आर्टरी को खोलना है, कौन सी आर्टरी कल्प्रेट है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। अब एक हम पेशेंट की एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो उसकी तो तीनों शिराने बंद है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी पेशेंट की आर्टरी ब्लॉक अभी हुई है जिसने हार्ट अटैक इसको दिया है। बहुत से पेशेंट आते हैं जो ओल्ड एज होते हैं उनकी सारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, तो ये 3 आर्टरीज हैं और उसको पता कैसे करते हैं? ECG के जरिए। वो कैसे करते हैं? वहाँ के से, ठीक है। मैंने जो बताया था कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन, और हार्ट के मसल्स को रिलीज होने को, रिलीफ होने को, रिलैक्स होने को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। ये उसी की डेफिनेशन है। अच्छा, ECG में हमारे पास 12 बीट ECG होती है। मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट की ECG, आप लोग एक दफ़ा इसको देख लें, हर टेबल पे 3-3 ये एक दफ़ा इसको नज़र में रख लें कि अच्छा ये सारी हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं। अच्छे से इसको देख लें, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें 3 लिम्ब लीड्स हैं जो 1, 2 और 3, जो 1 है का 1, 2 और 3 ये हमारी लिम्ब लीड्स कहलाती हैं। उसके बराबर में आप देखेंगे तो होगा AVL, AVF और AVR, उसे ऑगमेंट लीड्स कहते हैं। और उसके बराबर में आप देखेंगे तो V1, V2, V3, V4 और V5 एंड V6, ये 6 लीड्स होती हैं, इसे कहते हैं ट्रिकॉर्डिक लीड्स। ये आप लोग अच्छे से देख लें फिर आगे, ठीक है। अब ECG करने के लिए जो लिम्ब लीड्स होती हैं, लिम्ब लीड्स कैसी होती हैं? रेड कलर की और येलो कलर की और ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की। सबसे पहले ECG करने के लिए हमें लिम्ब लीड्स को जो है वो प्लेस करना होता है। लिम्ब लीड्स को कैसे प्लेस करते हैं कि राइट हैंड, R फॉर राइट हैंड, R फॉर राइट हैंड। तो जो रेड जो हमारा होते हैं लीड वो हमने राइट हैंड पे इस जगह पे लगाई है, जैसे कि इस पेशेंट की इस जमीन की हमने लगाई है, ये
ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है राइट हैंड, ठीक है। तो जो राइट साइड होती है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये कहाँ पे लगेगी, राइट हैंड। लेफ्ट येलो, लेफ्ट येलो, लेफ्ट येलो, कहाँ लगेगी, लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद राइट फुट पे फ्लैग लगेगी, तो नजर आ रही फ्लैग, ये वाली लीड लगेगी राइट फुट पे, ठीक है, ये न्यूट्रल लीड का। और उसके बाद ये ग्रीन वाली जो है ये हमारी कहाँ लगेगी, लेफ्ट फुट पे, ठीक है। ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट वाली कहाँ लगेगी, रेड, राइट हैंड। येलो वाली कहाँ लगेगी, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लाल पीला, ठीक है। और राइट फुट पे कौन सी लगेगी, लेफ्ट, और लेफ्ट फुट पे कौन सी लगेगी, रेड। लाल पीला काला हरा, लाल पीला काला हरा, लाल पीला काला हरा, ये बिल्कुल आप लोगों को याद है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्विचिंग कर देते हैं तो फिर आपको अबनॉर्मल रिटर्न आ, अक्सर ज्यादातर पेशेंट के हम देखते हैं कि लीड स्विच होने की वजह से लीड अबनॉर्मल आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 लीड्स हम लगाते हैं ना, ये हमें एक करंट जो ऐसे नोड से एबी नोड की तरफ आ रहा है उसका एक्सिस पता, ठीक है। हमारे हार्ट का जो शेप है तो देखो इस तरीके से होता है, ऐसे ये ऐसे नोड है, ठीक है, ये एबी नोड है और ये पता नहीं कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स करंट नीचे आ रहा है। तो इसमें हमने बताया यहाँ पे कि जो एक्सिस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, अगर करंट इसके दरमियान आ रहा है तो उसका मतलब है कि करंट नॉर्मल है, आपका एक्सिस नॉर्मल है। अगर आपका -30 से +90 के दरमियान एक्सिस बन रहा है तो उसका मतलब है नॉर्मल है। एक्सिस कैसे देखते हैं वो भी अभी सब सिखाएंगे, अभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होती है चेस्ट लीड्स। अब लिम्ब लीड्स लगाना आ गई आपको, राइट हैंड में कौन सा लगेगा, लेफ्ट हैंड में, राइट फुट में, लेफ्ट फुट में, वेरी गुड। उसके बाद 6 जो होती हैं हमारी वो चेस्ट लीड्स होती हैं, उनको प्लेस किया जाता है। चेस्ट लीड लगाने के लिए थोड़ा सा आपको जो हमारा चेस्ट है उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। जो बीच में हड्डी होती है, ये जो सेंट्रल हड्डी, ये तो सेंट्रल हड्डी है, ये देखिए ये जो बीच में, ये अपनी सब फील करें, इसे कहते हैं स्टर्नल बोन, ठीक है, स्टर्नल बोन। और ये जो होते हैं ये क्या है, रिब्स हैं, ठीक है। तो ये आपने बकरे के गोश्त में देखे होंगे, बड़े लज्जे खाते हैं बकरे को, ठीक है। तो इसके दरमियान जो स्पेसेस होते हैं ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 और ये 4। जो V1 लीड है वो हम कहाँ लगाते हैं, राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ पे, स्टर्नल की राइट साइड, ठीक है। और उसके बराबर में बिल्कुल उसी पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे हम कौन सी लगाते हैं, V2, 4th इंटरकोस्टल स्पेस टू द स्टर्नम। उसके बाद हम लगाते हैं V4, 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन। और इन दोनों के दरमियान हम लगाते हैं लीड V3 को, डायरेक्टली बिटवीन V2 एंड V4। तो V1 कहाँ लगाएंगे हमने, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम में। और V2 कहाँ लगाएंगे हमने, ये स्टर्नल बोन के लेफ्ट साइड पे 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। और उसके बाद फिर हमने कौन सी लगाई, लीड V4 लगाई 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। और कहाँ पे लगाई हमने, एट द मिड क्लेविकल लाइन। व्हाट इज क्लेविकल, ये जो ऊपर कॉलर बोन होती है इसे हम कहते हैं क्लेविकल। इसके बिल्कुल सेंटर में आपने कहाँ लगानी है, ये V4 लगानी है। और उसके बाद में आपने V5 लगानी है, लेवल एट द V4 एट द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये जो हिस्सा होता है हमारा ये एक्सिला कहलाता है, इसके एंटीरियर V5 लगाएंगे और V6 का लगाएंगे एट द लेवल ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन। तो देखो ये एक्सिला है, ठीक है, इसके एंटीरियर कौन सी आएगी आपकी, V5, और उसके मिड में कौन सी आएगी, V6। और ये सारी आपने किस पे लगानी है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। V1 और V2 सिर्फ लगानी थी 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, और बाकी ये सब कहाँ लगा रहे हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। V5 कहाँ लगाई हमने, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, और V6 कहाँ लगाई हमने, मिड एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। ये एक्सिला, ठीक है। आगे रिपीट करें, याद हो गया। अच्छा, बाल चीजों में जब हम देखते हैं कि किसी को निचले दर्जे का हार्ट अटैक हुआ, जिसे कहते हैं इंफीरियर वॉल अटैक, तो जब भी इंफीरियर वॉल एमआई होता है तो उसके साथ साथ आपको राइट साइडेड इंफार्क्शन भी मिलता है और पोस्टीरियर वॉल एमआई भी मिलता है। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन हो कि इंफीरियर वॉल एमआई है, आपने ईसीजी में देख लिया, वो इंफीरियर वॉल एमआई क्या होता है, मैं भी सब सिखाता हूँ।
अगर ऐसा होता है कि इंफीरियर वॉल एमआई होता है तो आपको डॉक्टर कहता है कि भाई राइट साइडेड ईसीजी भी चाहिए, क्या इसको राइट साइडेड का हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, तो उसमें फिर हम राइट साइडेड की ईसीजी करते हैं, जिसका एक डेमो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। ये देखिए आपको इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ जस्ट जो V1 होती है उसको आपने राइट साइड पे लाना होता है और V2 को आपने लेफ्ट साइड पे लाना होता है, और बाकी जो तरतीब हमने यहाँ राइट साइड पे लगाई थी ना वही तरतीब से हम राइट साइड की ईसीजी की प्लेसमेंट करते हैं लीड्स के लिए। ये V1 यहाँ पे आ गई लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, और V2 राइट साइड पे आ गई। उसके बाद फिर V4 लगाई हमने एंटीरियर एक्सियल लाइन में, फिर मिड एक्सियल लाइन में, और फिर ये मिड एक्सियल लाइन में V6 लगाई। इसे कहते हैं राइट साइडेड ईसीजी करना, ठीक है। जो प्लेसमेंट हमने लेफ्ट साइडेड ईसीजी में की थी वो भी चेस्ट की राइट साइडेड ईसीजी में आपने सारी चेस्ट लीड्स को लगाना। समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो V1 कहाँ लगाए थे हमने? राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। जब मैं कह रहा हूँ राइट साइड ईसीजी करनी तो V1 आपने राइट पे नहीं लगानी है, लेफ्ट साइड पे लगानी है फोर्थ इंटरकोस्टल, और जो V2 थी वो राइट साइड पे लगानी है। उसके बाद फिर आपने V4 कहाँ लगानी थी? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगानी थी, वो लेफ्ट पे लगा रहे थे, राइट पे लगाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने लेफ्ट साइड पे की थी वो एज इट इज आप राइट साइड पे कर दो, ठीक है, सिवाय V1 को V2 को हमने स्विच कर दिया, इसे कहते हैं राइट साइड ईसीजी। फिर अगर पोस्टीरियर वाला हमें देखना है कि पोस्टीरियर ईसीजी कैसे की जाती है, तो उसमें जो आखिर की 3 लीड्स होती हैं जिसे हम कहते हैं V4, V5, V6, उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। जो हमारी V4 लीड होती है वो कहाँ लगती है? हमारी क्लेविकल के ये जो पीछे होती है स्कैपुला से कहते हैं, ये जो पीछे हड्डी होती है आप फील करेंगे से कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो जो हमारी V4 लीड थी वो हम कहाँ लगाए थे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेकिन हमने पोस्टीरियर साइड ईसीजी करने के लिए हमने क्या लगाया? उसे पोस्टीरियर एक्सियल लाइन में लगाया। देखो नजर आ रही पोस्टीरियर एक्सियल लाइन। और जो हमारी V5 लीड थी वो हम कहाँ लगा रहे थे? फिफ्थ इंटरकोस्टल एंटीरियर एक्सियल लाइन में। वो हम क्या लगाएंगे? एट द टिप ऑफ द स्कैपुला। ये स्कैपुला है, उसके बिल्कुल टिप पे लगेंगे। और जो V9 उसको V6 का मैं नाम पे दे देते हैं यहाँ पे V9, वो आपने बिल्कुल स्पाइन के साथ में लगाना है। आगे समझ में? राइट साइडेड पोस्टीरियर ईसीजी सिर्फ उस कंडीशन में करते हैं अगर आपको इंफीरियर वॉल एमआई आप देखें कि ईसीजी में है या पेशेंट को टिपिकल पेन हो रहा है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको पोस्टीरियर वॉल एमआई तो नहीं हो सकता, उस कंडीशन में हम सिर्फ पोस्टीरियर ईसीजी करी जाती है। पोस्टीरियर ईसीजी करने में V1, V2, V3 कैसे लगाएंगे? सिर्फ V4, V5 और V6 जो है उसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। कहाँ लगाएंगे? V5, V6, V7 कहाँ लगाएंगे? V4, V5, V6 कहाँ लगाएंगे? V6 लगाएंगे हम पोस्टीरियर एक्सियल लाइन में, फिर टिप ऑफ स्कैपुला पे लगाएंगे हम V5 जिसे हम V8 कहते हैं, और स्पाइन के बिल्कुल साथ में हम V9 लगाएंगे, ठीक है, क्लियर? अब देखो आप लोगों को जो ईसीजी दी गई ना उस पर पेपर है, उसमें एक बिल्कुल छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, ठीक है, और एक लार्ज बॉक्स है। ये स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस। जो लार्ज एक बॉक्स होता है ना इसका ड्यूरेशन होता है 200 मिलीसेकंड या 0.2 सेकंड, ठीक है। और ये जो बिल्कुल स्मॉल बॉक्स होता है, ये देखो ये इन्होंने दिखाया ये देखो ये पूरा का पूरा एक लार्ज बॉक्स, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 200 मिलीसेकंड, ठीक है। और अगर हम एक स्मॉल बॉक्स का देखें, ये 5 स्मॉल बॉक्सेस मिलके ये एक लार्ज बॉक्स बनाते हैं, और एक स्मॉल बॉक्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 40 मिलीसेकंड या 0.4 सेकंड का। तो अगर 5 को ऐड करेंगे 5 4 जा 20, तो 200 मिलीसेकंड का बन जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें कि 5 स्मॉल बॉक्स मिलके एक लार्ज बॉक्स बनाते हैं और उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 200 मिलीसेकंड। क्लियर है? इसी सबके पास है, देखिए यहां से हमारा मेन जो है ईसीजी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो P, Q, R, S और T, ये 4 जो अल्फाबेट्स है ना, ये P, एक Q, R, S और एक T वेव, पूरी ईसीजी जो है वो इन्हीं के गिर्द घूम रही है, पूरी ईसीजी इन्हीं के गिर्द। इसको आपने समझना है कि यार किस किस चीज में क्या नॉर्मलिटी होगी तो किस तरह चेंजेस होंगी, ठीक है। ये P वेव है, ये Q, R, S है और ये T वेव। P और ये R, ये यहाँ से जो R वेव स्टार्ट, नीचे जो जा रही है Q वेव है, ये R वेव है, और नीचे जो आ रही है S वेव, और ये भी T वेव है। ये डिस्टेंस कहलाता है PR इंटरवल। क्या डिस्टेंस कहलाता है? PR इंटरवल। जहाँ से T स्टार्ट हो रही है और जहाँ से इसे कहते हैं PR इंटरवल। जहाँ से Q स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे S खत्म हो रही है इसे कहते हैं QRS इंटरवल,
ठीक है, और जहां से क्यू स्टार्ट हो रही है और जहां पे टी वेव खत्म हो रही है इसे कहते हैं क्यू टी इंटरवल। ठीक है, तो पी वेव, क्यू आर एस और फिर टी वेव, पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव। पी वेव क्या बताती है? जो हमारे दिल का ऊपर का हिस्सा होता है जिसे एट्रिया कहते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब वो डीपोलराइज करते हैं, तो कौन सी वेव बनती है? पी वेव। कौन सी वेव बनती है? पी वेव। और जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, तो कौन सी वेव बनती है? क्यू आर एस। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो कौन सी वेव बनती है? टी वेव। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे एट्रिया में प्रॉब्लम होगी, एट्रिया में डिजीज होगी, तो पी वेव में पैथोलॉजी आएगी, मतलब पी वेव में डिजीज आएगी। और अगर हमारी क्यू आर एस वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी तो कहाँ डिजीज आएगी? क्यू आर एस में डिजीज आएगी। ठीक है, और अगर रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होगी तो टी वेव में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ से स्टोरी जो है ना हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, ये पी, क्यू आर एस, टी ये हम पढ़ते हैं, एक घंटे बाद भूल जाते हैं, तो उनके हम नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ड्रामे देखते होंगे हम टीवी के ना। ठीक है, तो उसमें जो आज से जो क्यू आर एस है, जो क्यू आर एस है उसका नाम है कुरैशी। क्या नाम है? कुरैशी। और कुरैशी भाई ने 2 शादियां की थी। एक शादी की है पूजा से, पी वेव से। ठीक है, ये पी वेव से, और एक शादी की हुई उसने तानिया से। तो कुरैशी की कितनी वाइफ्स हैं? एक पूजा है और एक ये तानिया है। देखो जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो वापस अपनी जगह पे आता है, ये बिल्कुल एक लाइन होती है स्ट्रेट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो वापस अपनी जगह पे वापस आता है, तो उसका मतलब है नॉर्मल है। देखो टी वेव बनी, वापस आई, क्यू आर एस बनी, वापस अपनी जगह पे आई, टी वेव बनी, वापस अपनी जगह पे आई। तो देखो पूजा जो है वो काम पे जाती है, वापस आती है, कुरैशी काम पे जाता है, वापस आता है, तानिया काम पे जाती है, वापस आती है। ये नॉर्मल लोगों की लाइफ चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि कुरैशी ने क्या किया कि वो तानिया के साथ घूमने चला, है ना। तानिया के साथ क्या हुआ, ये देखो ये नॉर्मल लाइफ चल रही थी, ये पूजा काम पे गई वापस आई, कुरैशी काम पे गया वापस आई, तानिया काम पे वापस आई। कुरैशी ने क्या किया कि तानिया को लेके भाग गया, वापस अपनी जगह पे नहीं आया। कुरैशी तानिया के साथ चला गया। एस-टी एलिवेशन एम-आई, इसे हम क्या कहते हैं? एस-टी एलिवेशन एम-आई। तो देखो पूजा अपनी जगह पे बेचारी देखती रह गई और कुरैशी और तानिया बाहर भाग गए, वापस ही घर नहीं आए। ये एक बड़ा मसला है। ठीक है, क्यू आर एस और टी वेव वापस अपनी जगह पे नहीं आए, दिस इज अ बिग इशू। इसे कहते हैं एस-टी एलिवेशन एम-आई, और आसान अल्फाजों में बड़ा हार्ट अटैक। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ कि वापस तो आए, लेकिन जैसे आज मौसम अच्छा हो रहा है तो कुरैशी ने तानिया को लिया और बाहर पार्क घूमने चला गया। देखो वापस आने के बाद नीचे गया, वापस आने के बाद नीचे गया, नीचे घूमने चला गया। इसे कहते हैं नॉन एस-टी एलिवेशन एम-आई, मतलब छोटा हार्ट अटैक। ये मैंने स्लाइड बिल्कुल इसलिए डाली ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। ये टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद थोड़ी सैचुरेशन हो जाती है, इसलिए मैंने कहा जो बेसिक आप लोगों को चीज जो सीखने वाली है कि बड़ा हार्ट अटैक क्या होता है और छोटा हार्ट अटैक को किस तरीके से इसी में देखते हैं। आप सबके पास अपनी अपनी ईसीजी है, वहाँ देखें जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वो अपनी जगह पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, किसी में भी एस-टी एलिवेशंस नहीं आ रही। तो देखो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको जो आपके पास ईसीजी हैं उनमें नजर आ रहे होंगे। और ये अगर नीचे चला गया, ये क्यू आर एस और टी वेव अगर नीचे चले गए तो ये हम कहते हैं छोटा हार्ट अटैक है। और ये कुरैशी और तानिया अगर भाग गए, ऊपर चले गए, तो इसे हम कहते हैं बड़ा हार्ट अटैक, एस-टी एलिवेशन एम-आई। देखें ये क्या है ऊपर वाला, क्या चीज है? एस-टी एलिवेशन एम-आई। ये क्या है? एस-टी एलिवेशन एम-आई। ये क्या है? एस-टी एलिवेशन एम-आई। ये क्या है? एस-टी एलिवेशन एम-आई। ठीक है, जब भी एस-टी एलिवेशन एम-आई होगा तो उसका मतलब है बड़ा हार्ट अटैक है, ये सीरियस कंडीशन है। ऐसे मरीजों की 90 मिनट्स के अंदर अगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाए तो उनका सर्वाइवल है, वरना मेजॉरिटी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट मर जाता है। ठीक है।